हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेयोसिस द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। यह क्या होता है? यह इंटरकाइनेसिस मतलब अंतरावस्था के बाद होता है। मतलब मेयोसिस टू कब स्टार्ट होता है? जब अंतरालावस्था खत्म हो जाती है उसके बाद मेयोसिस टू स्टार्ट होता है। नेक्स्ट यह क्या होता है? यह क्रोमोसोम के पूर्णलंब होने से पहले एंड साइटोकाइनेसिस के विभाजन के बाद आरंभ होता है। मतलब क्रोमोसोम का पूर्णलंब होना एंड साइटोकाइनेसिस के विभाजन के बाद इन दोनों के बीच की अवस्था है ये शुरू होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। पहला है प्रोफेज द्वितीय, पूर्वावस्था द्वितीय। ये क्या होता है? इसके अंत में केंद्रक अदृश्य हो जाता है एंड क्रोमोसोम पुनः संगठित हो जाते हैं। मतलब केंद्रक झिल्ली अदृश्य हो जाती है एंड क्रोमोसोम पुनः संगठित हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेटाफेज द्वितीय, मध्यावस्था द्वितीय। इसमें क्या होता है? इसमें जो क्रोमोसोम है वो मध्य रेखा पट्टिका पर आ जाते हैं। क्रोमोसोम मध्य रेखा पट्टिका मतलब मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें विपरीत ध्रुवों के तर्कु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाती हैं। मतलब विपरीत ध्रुवों से जो सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं वह संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाती हैं। काइनेटोकोर से जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट तीसरा है इसमें एनाफेज द्वितीय मतलब पश्चावस्था द्वितीय। ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये क्या होता है? ये गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं। मतलब इसमें गुणसूत्र बिंदु हैं वो अलग हो जाते हैं एंड संतति अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जो संतति अर्ध गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। नेक्स्ट है इसमें चौथा है टीलोफेज द्वितीय मतलब अंत्यावस्था द्वितीय। ये क्या होता है? यह इसकी अंतिम अवस्था है। मतलब मेटाफेज द्वितीय की ये अंतिम अवस्था होती है। इसमें केंद्रक आवरण का निर्माण होता है। अब इसके बाद ये हुआ केंद्रक का विभाजन। अब होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन मतलब साइटोकाइनेसिस। इसमें 4 अगुणित मतलब हैप्लॉइड संतति सेल का कोशिका चतुष्क बनता है या ये बनाती हैं। का कोशिका चतुष्क बनाती हैं। ये मेयोसिस द्वितीय जो है यह समसूत्री विभाजन के समान होती है। ये समसूत्री विभाजन मैंने पीछे पढ़ाया है। अब हम इन चारों अवस्थाओं को डायग्राम के जरिए समझेंगे। ओके, कि इसमें किस तरीके से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की अवस्था होती है। ओके, ये प्रोफेज द्वितीय, ये है मेटाफेज द्वितीय, ये है एनाफेज द्वितीय और ये है टीलोफेज द्वितीय। फिर इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ओके, इसमें क्या होता है? जो क्रोमोसोम है संघनित होने लगते हैं इस तरीके से और इसमें जो क्रोमोसोम है मध्य रेखा पट्टिका पर आ जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। इस तरीके से ये तर्कु तंतु इस तरीके से इनसे निकलते हैं
और इसमें ये तर्कतंतु काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं क्रोमोसोम के, इस तरीके से। ओके। और फिर एनापेज में जो गुणसूत्र बिंदु हैं वो अलग होने लगते हैं और वह विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, इस तरीके से। अलग होने के बाद ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगे। ओके। अब है टीलोफेज। इसमें क्या होता है टीलोफेज होती में? इसमें जैसे केंद्रक का आवरण का निर्माण हो गया, इसमें एक सेल में 2 केंद्रक बन गए, इस तरीके से। अब इसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, तो ये अलग-अलग सेल बन जाएंगी, इस तरीके से। ये अगुणित संतति सेल का चतुष्क बन गया। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है? चलिए अब इसको पढ़ते हैं हम। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती रहती है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवाणुओं के क्रोमोसोम की संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखती है, इसलिए होता है यह अर्धसूत्री विभाजन। पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। लेकिन विरोधाभासी प्रक्रिया के दौरान क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। मतलब विपरीत प्रक्रिया के दौरान क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, जिसके कारण जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्नताएं आती हैं। मतलब जिसके कारण जो जीवधारियों की जनसंख्या है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नता आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्नताएं आती हैं, दूसरी पीढ़ी में विभिन्नताएं आती हैं। और ये विभिन्नताएं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये विभिन्नताएं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अत्यंत आवश्यक हैं। ओके, ये कंप्लीट हुआ मेयोसिस 2। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए। ओके।